नमस्ते बच्चों। आज हम लोग 12वीं की हिंदी शुरू करेंगे और पहला अध्याय है बातचीत। इसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। हिंदी गद्य की शुरुआत में ही जब भारतेंदु युग आता है 1857 ईस्वी के हैं या कह लें या 1900 विक्रम संवत के बाद, इसके पहले हम लोग हिंदी में केवल पद्य से मिलते हैं, यानी कविताओं से भेंट होती है। पहली बार भारतेंदु युग से हिंदी में गद्य की शुरुआत होती है। तो इसके अगवा भारतेंदु हरिश्चंद्र रहे और इनके साथ दो बड़ा और जो नाम था, एक प्रताप नारायण मिश्र और दूसरा बालकृष्ण भट्ट। तो 12वीं की पहली रचना बालकृष्ण भट्ट जी की है और इसका नाम बातचीत है। तो दिगंत भाग 2 जो पुस्तक है हमारी पाठ्य पुस्तक, इसका ये पहला अध्याय है। तो हम लोग आज इसको शुरू करते हैं। तो पहले लेखक का हम लोग परिचय देख लें। तस्वीर आप लोग देख लिए। इनका जन्म 23 जून 1844 और करीब 70 साल की आयु ये जिए। इलाहाबाद में हुआ था, जिसको प्रयागराज कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में। ये दो ऑब्जेक्टिव में भी ये दोनों बातें आती है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था या इनका नया नाम भी कभी उसको आपको ध्यान रखना है, प्रयागराज। इनकी वृत्ति अध्ययन के बाद इन्होंने पढ़ाना शुरू किया, स्कूलों में पढ़ाया, फिर संस्कृत भी पढ़ा रहे थे। लेकिन बाद के समय में लेखन कार्य से जुड़े और कुछ समय इन्होंने पारिवारिक कारणों से कुछ व्यवसाय भी किया था। तो ये कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव में आपको 12वीं वाला जो अभी आप देंगे, शाब्दिक परीक्षा जो शुरू होगा, वहाँ से ये सब शुरू हो जाता है सवाल आना। लेकिन मूल वृत्ति इनका जो था वो पत्रकारिता से शुरू हुआ और निबंध लेखन और आलोचना, ये 3 इनकी बड़ी पहचान है। हिंदी गद्य की जो शुरुआत हुई थी, इसमें इन्होंने सबसे पहले पत्रकारिता और फिर निबंध और उसके बाद आलोचना, इस 3 पे बहुत ज़्यादा काम किया है और काफ़ी लंबा काम किया। और हिंदी गद्य को समृद्ध करने में भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथ इनका बड़ा योगदान रहा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की अगुवाई में हिंदी वर्धनी सभा प्रयागराज में जो इलाहाबाद में थी 1877 में, इन्होंने हिंदी प्रदीप, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख लेंगे, हिंदी प्रदीप को। ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है और कभी कभी आपको 2 नंबर के सवाल में भी पूछ दिया जाता है कि बालकृष्ण भट्ट कौन सी पत्रिका निकालते थे। तो हिंदी गद्य की शुरुआती पत्रिका थी हिंदी प्रदीप। तो इसके ये संपादक थे और इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र की अगुवाई में इसको निकालना शुरू किया था और 33 वर्ष तक करीब इनके ये संपादक रहे। काफ़ी लंबा समय तक, जब हिंदी गद्य परिपक्व होने लगा तब तक ये इसके साथ जुड़े रहे। लेकिन इनकी जो सबसे बड़ी पहचान है वो निबंध लेखन में रही। करीब इन्होंने 1000 निबंध लिखा है, जिसको कि भट्ट निबंधमाला में संकलित किया गया। 2 भाग है इसका, भाग 1 और भाग 2। ये भी आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिहाज से ऑब्जेक्टिव में ये आते हैं परीक्षा में, आप इसको ध्यान रखेंगे। भट्ट निबंधमाला किनकी रचना है? तो ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है। कितने भाग में है? तो 2 भाग में ये प्रकाशित है। और इसमें कितना निबंध है? तो करीब करीब 1000 निबंध इसमें संकलित है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इनका उपन्यास है, ये 3-4 उपन्यास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में आने वाले हैं। रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, ये 5 तो 4-5 आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। पहला 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस 4 को तो आप रखेंगे ही। और नीचे का भी ये सब कभी कभी कहीं कहीं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं आ जाएगा कि ये किनकी रचना है, तो इससे आप परिचित हो लें। इसके बाद नाटक भी इन्होंने बड़ी संख्या में लिखा। लेकिन हम जो इनको असली पहचान है, ये निबंध की है। और उस समय जो आज़ादी का आंदोलन लगभग देश में शुरू हो चुका था, उस पर आधारित दहेज प्रथा पर, बाल विवाह पर, जो यानी सामाजिक मुद्दे थे, इस पे इन्होंने खूब लिखा है। और इसका संकलन हमने पहले भी बताया, भट्ट निबंधावली, इसको आप याद रखेंगे। और इसमें 1000 के करीब निबंध है। तो ये इनका संक्षिप्त परिचय है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और आते हैं अध्याय पर। बातचीत, जिसको हम लोग आपस में या हम अपनी भाषा में कहते हैं गप्पे या गप, उसी से मिलता जुलता ये है शब्द।
जो हम बातचीत करती हैं, तो इन्होंने इस अध्याय में उसी पर बताया है कि कैसी बातचीत कैसे होती है, कैसे लोगों की बातचीत कैसी होती है। 2 बूढ़े बात करेंगे तो क्या बात करेंगे, 2 महिलाएँ बात करेंगी तो क्या करेंगी, 2 सहेली बात करेंगी तो क्या करेंगी, 2 युवा बात करेंगे तो क्या करेंगे, 2 छात्र बात करेगा तो उसी का इन्होंने इसमें पूरा जैसे साधारण घरेलू बातचीत या प्रेम पूर्वक 2 लोगों के बीच होती है, इसमें तो करतल ध्वनि या कह-कह के उड़ाने की आवश्यकता नहीं होती है। आप थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे, बातचीत और भाषण, ये दोनों अलग-अलग विधा है। भाषण में वो रस या नहीं है जो बातचीत में आप कि को पूरी स्वतंत्रता रहती है कि कुछ भी हम बात कर रहे हैं, लेकिन मंच पे जब आप जाएँगे, वो भाषण के लिए मंच चाहिए और मंच में आपको नियमित अंतराल पर काम करना होगा और क्या बोलना है, कैसे ताली लेनी है, कैसे लोगों को प्रभावित करना है, इस कला को वहाँ जानना ज़रूरी है। लेकिन बातचीत में वो नहीं है, बातचीत में आप किसी भी तरह की बातचीत कर सकते हैं। सब लोगों की अलग-अलग बातचीत का इन्होंने बताया कि कैसे लोग किस आयु के वर्ग के लोग और या किस लोग किस प्रकार की बातचीत करते हैं। जैसे स्कूल के लड़कों की बातचीत, ये इनका बातचीत में क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है कि अपना जो उस्ताद जो ग्रुप का है, उसके बारे में उसकी तारीफ़ की, उसने ये कर दिया और अपने जो सहपाठी हैं उसका किसका क्या गुण है, क्या दोष है। छात्र आप लोग आपस में अक्सर ये ऐसी ही बातें करते होंगे। लड़कों की बातचीत, अपनी तारीफ़ करने, शरारतें करने की योजना, ये सब है, इसको आप देख लेंगे, अध्याय को एक बार पढ़ भी लेंगे ठीक से। तो हम देख रहे हैं कि कैसे लोगों की कैसी बातचीत होती है। 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत क्या होती है, उसके बातचीत में अनुभव होता है। 25 के नीचे वाले की बातचीत में कहीं सपनों की उड़ान उड़ने लगते हैं, कुछ भी कोरी कल्पना कर लेते हैं। तो बालकृष्ण भट्ट ने हर स्त्री पुरुष की बातचीत, महिला की बातचीत या उम्र के सापेक्ष बातचीत कैसी होती है, इसका पूरा डिटेल इस निबंध में दिया है और इस निबंध को आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो एक बार उसके बाद आपको परीक्षा में कोई सवाल छूटेगा नहीं, मुझे लगता है। तो थोड़ा-सा ये भी देख लें कि कैसे लोगों की कैसी बातचीत होती है, जिस पर कि सबसे अधिक सवाल आता है। आपको 2 नंबर में भी और 1 नंबर में भी कभी-कभी आपको 12वीं वर्ग का जो फाइनल देंगे उसमें भी आ रहा है और जो अभी शाब्दिक परीक्षा आपके सामने आएगा। तो पहले शाब्दिक परीक्षा से ही ये सब प्रश्न आपके पास आने लगेंगे। ये एडिशन का भी कई बार पूछा गया है कि 2 आदमी की 2 आदमी होते हैं तभी वे अपने दिल एक-दूसरे के सामने खोलते हैं। मतलब ये बता रहे हैं कि जो असल बातचीत होती है, बालकृष्ण भट्ट बता रहे हैं, वो 2 लोगों के बीच सबसे शानदार बातचीत हो पाती है, वो खुल पाते हैं एक-दूसरे के सामने। आप भी अगर कहीं कभी बात करते होंगे तो जो 2 लोग बात करते हैं, अगर तीसरा उस बीच में आ जाए, तो आप देखेंगे कि बातचीत का ट्रैक या तो आप चुप हो जाएँगे या फिर बदल देंगे, तो तीसरी बात करने लगेंगे। वो बातचीत का वो जो अंतरंगता रहती है वो तीसरे के आने से बातचीत के बाद बदल जाती है। चौथा आने के बाद और वो हल्का होता है। तो इन्होंने तो एक शब्द कहा है इसमें कि 4 से अगर अधिक आ गए बातचीत में, 4 या इससे अधिक, तो उसको राम राम अव्वल एक शब्द आया, ये भी वहाँ पूछा जाता है। सवाल में ये भी आता है कि राम राम अव्वल किससे कहा है बालकृष्ण भट्ट ने? तो राम राम अव्वल मतलब केवल राम 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 करना या परिचय देना या नमस्कार पाती करके चल देना। असली बातचीत जब 2 लोग रहेंगे तभी वो असली बातचीत हो पाएगी और पूरी अंतरंगता से बात हो पाएगी और जो अपना सुख दुख या जो भी भाव है, आप देखते होंगे आपस में भी 2 की बातचीत कितनी शानदार बातचीत होती है। या कहा भी है 4 या उससे अधिक लोगों की बातचीत को लेकर राम राम अव्वल कहते हैं और उसे संलाप नहीं मानते, क्योंकि उसमें खुलकर बातें नहीं हो पाती है। वहाँ डर हो जाता है कि अब 2 में बातचीत थी, 2 की बात, कुछ अब तीसरा या चौथा कौन किसको लीक कर देगा या कौन उसको बदल देगा, तो इसलिए वहाँ खुलापन या अंतरंगता नहीं हो पाती है। अब आइए इस अध्याय पर जो सवाल आता है परीक्षा में, जो महत्वपूर्ण सवाल हैं, उसको भी हम लोग देख लें। पहला सवाल आता है, ये आता भी है, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? वाक शक्ति मतलब बोलने की क्षमता। अगर हम नहीं बोलते तो क्या होता? हम अभी आपको नहीं पढ़ा रहे होते। ये माध्यम कारगर नहीं हो पाता जिस माध्यम से हम आपको पढ़ा रहे हैं, या आप अपनी कोई भी दुख सुख, कोई दर्द भाव आप दूसरे के सामने अभिव्यक्त नहीं कर पाते। भूख लगती ना प्यास लगती, हम क्या करते, कहीं कोने में पड़े रहते एक सामान की तरह, जब बातचीत नहीं होती तो ये है इसका दो अंक का आता है। 2 पंक्ति में इसको, 1 से 2 पंक्ति में इसको लिखना है कि वाक शक्ति नहीं होती तो हम कहीं लुंज पुंज, जैसे बालकृष्ण भट्ट ने ही कहा है पहले पन्ने में ही, कि हम लुंज पुंज किसी कोने में पड़े होते और अपना व्यक्त नहीं कर पाते किसी के सामने।
दूसरा सवाल, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है, ये भी आप देखेंगे जब पढ़ेंगे इस अध्याय को, तो पहले पन्ने में ही उनका बात इसमें आया है। ये तीसरा जो है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, ये खूब आता है। कभी इसमें तो थोड़ा सा प्रश्न बदल देता है, कभी कह देगा यूरोप में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है, या इसका व्याख्या करें। ये कभी कभी 4 इससे 5 अंक में भी आता है, कभी 2 में भी आ सकता है आपको। तो ये सवाल खूब पूछा जाता है। ये इस साल, पिछले साल ही, यानी कि 2025 वाले बोर्ड एग्जाम में भी 12वीं के फाइनल परीक्षा में ये आया है इंटर में। तो इस प्रश्न को तो आप ध्यान रखेंगे ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ये एक बोलने की कला का एक ट्रेनिंग होता है यूरोप में। ये यूरोप का कल्चर है वहाँ कि लोगों को बोलना, भाषण शैली नहीं, बोलना का आप एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास कैसे बातचीत करे, कैसे प्रभावी ढंग से आप उसके पास अपनी बात रख सकते हैं, ये कला वहाँ यूरोप में सिखाई जाती है। इसी कला को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं हम लोग। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है, ये सवाल भी कई बार आया हुआ है बिहार बोर्ड में। ये इसका यहाँ पर उत्तर है कि अपने आप से बातचीत, जिसको कि बालकृष्ण भट्ट ने सबसे शानदार बताया है कि हम भीतरी मनोवृत्ति के साथ मौन संवाद करें। ये बातचीत, ये जरूरी नहीं कि हम दूसरे के सामने ही पूरी जोर से या कुछ बोल के हम प्रभावी ढंग से दिखना चाहें। अगर हम अपने अंदर मौन संवाद भी करें, किसी सवाल पर, किसी भी मुद्दे पर लेकर अगर हम मौन संवाद करें, या ध्यान या और मनोयोग से इसको किसी भी विषय को हम सोचें समझें, तो वो सबसे अधिक बड़ी और सबसे सफल बातचीत हो सकती है। ये बालकृष्ण भट्ट ने इस अध्याय में कहा है। तो आज भर बस इतना ही, फिर अगली कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद।